हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड पॉलिटी की वीडियो सीरीज। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 रहेगा। क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट जो है ये द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गया है। पहले कोल्ड वॉर हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका सबसे पहले लेंगे ओवरव्यू, इसका परिचय ले लेते हैं। तो यहाँ पे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ना, ये वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक थी आपकी यूएस पावर और दूसरी आपकी यूएसएसआर पावर। तो यूएसएसआर जो है ये यूनियन सोवियत रिपब्लिक्स का पार्ट हुआ करता था। इसमें 15 कंट्रीज हुआ करते थे। तो उनका जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन था ना, वो यूएसएसआर कहलाता था। और दूसरा था आपका यूएस पावर यानी अमेरिकन पावर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बर्लिन वॉल के बारे में। तो बर्लिन क्या है, ये जर्मनी की कैपिटल है। तो यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, तो बर्लिन को क्या है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। एक जो हिस्सा है इसका ईस्ट वाले में चला गया था और दूसरा जो हिस्सा है इसका वेस्ट में चला गया था। यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट जर्मनी, और यहाँ पे क्या है, ईस्ट जर्मनी हो जाएगा। तो जो ईस्ट जर्मनी था ना, ये यूएसएसआर के अंडर में आता था। और जो वेस्ट जर्मनी है, ये एक तरीके से यूरोपियन के अंडर में यानी कैपिटलिस्ट पावर में आया करता था। तो जैसे कि अगर हम इसे पिक्चर में देखें तो यहाँ पे हमें 8 कंट्रीज दिखेंगे। ईस्ट जर्मनी है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, यूगोस्लेविया है, अल्बानिया है और बल्गेरिया है। तो ये जो सारे के सारे कंट्रीज थे ना, ये यूएसएसआर के अंडर में आ गए थे। और बाकी का जो पार्ट रह गया था जर्मनी का, वो आपका वेस्ट जर्मनी के अंदर इंक्लूडेड था। तो यहाँ पे क्या है, ये कब हुआ था, ये हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। कौन से टाइम पे ये बनाई गई थी, बर्लिन वॉल जो है ये 1961 में बनाई गई थी। और ये 150 किलोमीटर लंबी थी, ठीक है, काफ़ी लंबी थी ये। और ये क्या है, 28 ईयर्स में बनके तैयार हो गई थी फाइनली। तो ये जो वॉल थी ना, ये जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड करती थी। एक होता था आपका ईस्ट जर्मनी और दूसरा होता था आपका वेस्ट जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखें, ये ईस्ट बर्लिन है, ये वेस्ट बर्लिन है। तो बर्लिन इज अ पार्ट ऑफ जर्मनी, ओके। जो बर्लिन वॉल बनाई गई थी ना, जो जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड करती थी, जो एक तरीके का सोशलिस्ट ब्लॉक हुआ करता था, दूसरा जो है ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पे डिफाइंड की जाती थी। ये जो है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है और ये आपकी सोशलिस्ट यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, 1989 में, जो ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये यहाँ पे पूरी की पूरी जो भीड़ जमा हो रखी है, ये इस वॉल को तोड़ने के लिए जमा हो रखी है। ये यहाँ पे लोग जो है धीरे धीरे होल कर रहे हैं। यहाँ देखिए, एक छोटा सा होल इन्होंने कर दिया है। ये इसको क्यों गिराना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो भी हमारा बाकी का जो बर्लिन का पार्ट रह गया ना, ईस्ट जो बर्लिन है, वो दोबारा से कैपिटलिस्ट मोड में आ जाए। क्योंकि उसको यूएसएसआर ने क्या किया था, एक तरीके से कम्युनिस्ट मोड में डाल दिया था। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी करती थी और वहाँ की जो सरकार है वो कम्युनिस्ट के हिसाब से चलती थी। और उसके पीछे का कारण ये था कि जो यूएसएसआर है, इसने फैसिज्म से उन लोगों को मुक्ति दिलाई थी। फैसिज्म क्या होता है, ये एक तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जहाँ पे गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल दिखाती है लोगों के ऊपर, और लोग जो है वो बिना सरकार की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उनको मुक्त कराया था यूएसएसआर ने। लेकिन यूएसएसआर ने जब इनको अपने कंट्रोल में लिया तो उनको क्या बना दिया, उनको कम्युनिस्ट बना दिया। मतलब फैसिज्म से जो ये है कम्युनिस्ट में कन्वर्ट हो गए। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है फैसिज्म एंड कम्युनिज्म में। बस फर्क ये है कि यहाँ पे एक इक्वालिटी हो जाएगी कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म या सोशलिज्म जो है, यहाँ पे एक इक्वालिटी हो जाती है। लोगों को जो सरकार है वो एक नज़रिए से देखती है, चाहे कितने भी रिच हैं चाहे कितने भी पुअर हैं, दोनों को रिसोर्सेज जो है वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करते थे। और यहाँ पे क्या है, कोई अमीरी या गरीबी नहीं इतनी ज़्यादा देखी जाती है, सब लोग एम्प्लॉयड हुआ करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों के पास अपने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, वो सब कुछ सरकार के दिए हुए होते थे। तो इसलिए क्या है, सरकार के ऊपर उनको पूरा डिपेंड रहना पड़ता था। मतलब सरकार जो बोलेगी वही उनको करना होता था। जैसे कोल्ड वॉर का एंड होता है ना, तो यूएसएसआर की पावर जो है वो कुछ भी नहीं कर पाती है। वो चुपचाप देखती रहती है कि लोग क्या कर रहे हैं, बर्लिन वॉल को गिरा रहे हैं। तो तब यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट है ये कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ये कोई ऐसी मजबूरी तो थी नहीं, मिलिट्री मजबूरी तो थी नहीं, ये आम जनता की एक कार्यवाही थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन है वो होता है। ये क्या है, एक तरीके से आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि लोग जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में जाना चाहते थे, वो कम्युनिज्म में नहीं रहना चाहते थे। यहाँ पे जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेटिक होती जा रही थी, लोगों के ऊपर अपना हक जताने लगी थी। तो लोग जो है एक तरीके से हेल्पलेस फील करते हैं और वो परेशान हो जाते हैं ऐसी सरकार से। तो यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे कि यूएसएसआर के साथ क्या होता है ना, उसके किस तरीके से उसके जो पार्ट्स हैं वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जो 15 देशों का जो समूह बना था 1917 के अंदर, और उसके बाद किस तरीके से वो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 1991 के बाद। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज की डेट में मतलब उसके साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं, अदर कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस हैं, इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस हैं,
और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बर्लिन वॉल है ना, ये एक तरीके से सिंबलाइज्ड है किस चीज़ का, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बीच का। ठीक है, ये कब बनी थी, 1961 में बनी थी। और ये जो है ईस्ट बर्लिन को और वेस्ट बर्लिन को अलग अलग करती थी। ये 150 किलोमीटर लंबी थी और 28 ईयर्स में बनके ये तैयार हुई थी। लेकिन इसको गिराया कब और इस वॉल को डिमोलिश कब किया गया, 9 नवंबर 1989 को डिमोलिश किया गया। और उसके बाद क्या है, जर्मनी जो है वो यूनिफाइड हो जाती है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हम देख सकते हैं 1989 को होती है। और ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर जो है ये आपको दिखा रही है कि किस तरीके से जो लोग हैं इसमें होल कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक होल कर दिया है, यहाँ पे ये सिंबल है कि इस वॉल को गिराने की पूरी तैयारी जो है लोगों के द्वारा की जा रही है। और यहाँ पे जैसे हम अगर देखें तो ये देखिए यहाँ पे जो ये पूरे के पूरे लोग हैं ना, इकट्ठे हो गए हैं इस वॉल को गिराने के लिए। तो ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये 1989 की हैं। यहाँ पे पहले हम एक लीडर के बारे में देख लेते हैं। इनका नाम है व्लादिमीर लेनिन और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1870 से लेकर 1924 के बीच में रहा है। ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। इन्होंने बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी को फाउंड किया था और ये 1971 की जो रशियन रेवोल्यूशन था ना, उसके मेन हीरो थे ये। एक तरीके से 1917 में जो रेवोल्यूशन था उसको लीड किया था इन्होंने और यूएसएसआर को बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये मार्क्सिज्म को फॉलो करते थे और मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी पे चलते थे और यहाँ पे कम्युनिज्म को इन्होंने नेक्स्ट लेवल तक फैलाया है वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पे हमने इनका थोड़ा सा इंट्रो देख लिया, व्लादिमीर लेनिन कौन हुआ करते थे। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाते हैं समटाइम्स। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो यानी यहाँ पे बोल रहा है कि सोवियत प्रणाली क्या थी, है ना। सोवियत सिस्टम जो था, जो यूएसएसआर बना था, इसका क्या सिस्टम था, जो 15 कंट्रीज का पूरा एक ग्रुप था, तो वो क्या काम करता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन 1917। तो 1917 के बाद इसका फॉर्मेशन शुरू होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है यूएसएसआर का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोशलिस्ट रिपब्लिक मतलब वही आइडियोलॉजी एक तरीके से कम्युनिज्म को फॉलो करती है। और यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं, 15 कंट्रीज का ये पूरा एक ग्रुप होता है। और उसके बाद क्या है, और यहाँ पे जो ये 15 देश हैं ये सोशलिज्म को फॉलो करेंगे और कैपिटलिज्म को अपोज करेंगे, इसको नहीं अपनाएंगे ये लोग। ठीक है, तो क्योंकि इनका ये मानना था कि जो सोशलिज्म है वो बहुत अच्छे से लोगों को कंट्रोल में रख सकती है, एक तरीके से कमांड कर सकती है, इक्वालिटी लेकर आ सकती है, अपने गवर्नमेंट को, अपने देश को अच्छे से चला सकती है। और इन लोगों ने कैपिटलिज्म को इसलिए अनफॉलो किया था क्योंकि कैपिटलिज्म जो है ना, ये एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करती है और लोग जो हैं जैसे रिच हैं तो वो रिच होते चले जाएंगे, पुअर है तो पुअर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अपने अपने जो रिसोर्सेज हैं वो अपने ऊपर कंट्रोल में रहेंगे, गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता है। तो इसलिए क्या है, इस आइडियोलॉजी को इन्होंने पूरी तरीके से अपोज किया कि ये गवर्नमेंट को या किसी भी देश को चलाने के लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं है ऐसे। तो कम्युनिज्म में क्या है, जैसे अलग तरीके की पार्टीज नहीं होंगी, डिफरेंट पार्टीज नहीं होंगी, क्योंकि जितनी पार्टीज होंगी उतने ही ज़्यादा लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, आइडियोलॉजी डिफरेंट रहेगी। तो इन्होंने क्या है, वन पार्टी सिस्टम को फॉलो किया, जो आज की डेट में हम कहाँ देख सकते हैं, चाइना के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने सोवियत मॉडल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और वन पार्टी सिस्टम रखा, यानी जो गवर्नमेंट है वो एक ही पार्टी के द्वारा चलाई जाएगी और जिसका कंट्रोल जो है पूरी तरीके से इकोनॉमी पे रहेगा। पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो एक ही सरकार करेगी जो बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे ना, वो एक तरीके से फैसिज्म के कंट्रोल में थे। यानी जो इटली है, जर्मनी में जैसे अडोल्फ हिटलर है और इटली में मसलिनी है, ऐसे करके ये लोग क्या करते थे, पूरी तरीके से गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में रखते थे, लोगों को अपने कंट्रोल में करते थे, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रभुत्व ये दिलवाते थे और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हुआ करती थी। लेकिन यूएसएसआर ने क्या किया, इनको वहाँ से रिलीज करवाया और अपने अंडर में मिला लिया। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वार्सो पैक्ट के बारे में। तो वार्सो पैक्ट जो है एक मिलिट्री अलायंस है, जो 15 कंट्रीज हुआ करते थे, उनका पूरा एक ग्रुप होता था। तो जब भी मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी तो ये सारे के सारे जो देश हैं वो एकजुट होकर वहां पे काम करेंगे। और इसको बोला गया यूएसएसआर जो है ये एक तरीके से सेकंड वर्ल्ड बन जाता है, यानी सोवियत ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, तो जो आपका यूरोपियन साइड का जो पार्ट है वो एक तरीके से क्या है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, और जो आपका ईस्टर्न पार्ट है वो आपका सोवियत ब्लॉक है, यानी यूएसएसआर का ब्लॉक है और सोशलिज्म ब्लॉक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत यूनियन है ये एक ग्रेट पावर बन के निकलता है। ठीक है, अगर अदर कंट्रीज़ की इकोनॉमी को देखा जाए तो इसकी इकोनॉमी जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, एक्सेप्ट यूएस को अगर छोड़ दिया जाए। यूएस जो है ये नंबर 1 पे है, तो सेकेंड नंबर पे यूएसएसआर को हम काउंट करेंगे, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी रिसोर्सेज थे वो पूरी तरीके से फुलफिल थे। इसके पास ऑयल था, आयरन था, स्टील था, मशीनरी प्रोडक्शन था, तो ये सारे सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा आगे था अदर वर्ल्ड को अगर देखें।
और इसके पास डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज भी पूरी मात्रा में थी, क्योंकि ये पिन से लेकर कार तक की चीज़ों को प्रोड्यूस करता था। लेकिन अगर अमेरिका और इसकी क्वालिटी को देखा जाए तो इसकी क्वालिटी जो है ये थोड़ी सी कम थी, क्योंकि ये क्या है बेसिक नेसेसिटीज़ को कंप्लीट करता था लोगों की, जो जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, चाइल्ड केयर है, इन सब पे ये काम करता था। लेकिन अगर अमेरिका की जो क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बनाता था चीज़ों को, लेकिन क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं करता था, क्योंकि बस लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का काम करता था। लेकिन अगर इसके कंट्री में देखा जाए तो सारे लोगों को जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एजुकेशन मिलेगा, है ना, चाइल्ड केयर मिलेगा, बच्चों का जो देख रेख होती है, जो रख रखाव होता है वो सारे, और वेलफेयर स्कीम्स जो हैं ये बहुत अच्छी मात्रा में थे। और यहाँ पे नो अनएम्प्लॉयमेंट था, यानी बेरोजगारी नहीं थी। सब लोग कुछ ना कुछ अपना काम करते थे और अपने लाइफ स्पैन के लिए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कुछ ना कुछ कमा ही लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें गरीबी बिल्कुल ना की बराबर देखने को मिलेगी। लेकिन जो रिच लोग थे ना वो भी इतने अमीर नहीं थे, क्योंकि समानता पे ज़्यादा फोकस किया गया था ना, इक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया था। मतलब रिसोर्सेज जो है ये लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। लैंड का एंड प्रोडक्टिव असेट्स का जो कंट्रोल था ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में आता था, मतलब सोवियत स्टेट ही इसको अपने कंट्रोल में रखता था। और उसके बाद आगे हम देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सोवियत सिस्टम है ना ये ब्यूरोक्रेटिक होता चला गया और अथॉरिटेरियन होता चला गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने काम जो करना स्टार्ट किया था वो इक्वालिटी के बेस पे स्टार्ट किया था। कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे रहेंगे, सब लोग गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, गवर्नमेंट इनको सारे रिसोर्सेज देगी, तो ऐसे काम स्टार्ट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जो सत्तावादी होते चले गए, ये लोग ब्यूरोक्रेटिक होते चले गए, तो अथॉरिटी जो है ये लोगों को क्या है एक तरीके से परेशान करने लगी। और डेमोक्रेसी ना होने की वजह से, मतलब लैक ऑफ डेमोक्रेसी होने की वजह से, और फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होने की वजह से, जो लोग हैं वो अपने एंगर को, अपने दुख को जोक्स एंड कार्टून के माध्यम से दर्शाते थे। ठीक है, जैसे मैगजीन्स में कुछ ऐसे जोक्स बना दिए, कुछ मीम्स बना दिए, तो उससे क्या है लोग जो है अपने एक्सप्रेशन को दिखाते थे कि हम सरकार के साथ किस तरीके से अब रह रहे हैं। और सोवियत यूनियन में वन पार्टी सिस्टम था, मतलब एक ही जो पार्टी है वही पूरे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। और कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, और सारी चीज़ जो है इनके कंट्रोल में हुआ करती थी। बहुत ही टाइट कंट्रोल हुआ करता था इनका सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। और नेक्स्ट क्या है, अनअकाउंटेबल था। अनअकाउंटेबल का मतलब है जवाबदेही नहीं होनी चाहिए, यानी अगर कोई क्वेश्चनिंग करे कि भैया आप ऐसा क्यों करते हो लोगों के साथ, या लोग जो हैं आपके देश में इस तरीके से परेशान हैं जो भी है, तो वो अकाउंटेबल नहीं थे। उस आंसर को देने के लिए वो मतलब ज़रूरी नहीं समझते थे, क्योंकि आंसरेबल नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 15 कंट्रीज़ जो है इनके बारे में हमने पहले देख ही लिया है कि जो रशिया है और बाकी की जो 14 कंट्रीज़ हैं ये सारे के सारे मिलके जो है यूएसएसआर को फॉर्म करते हैं। लेकिन लोगों ने जो 15 कंट्रीज़ का जो ये ग्रुप बनाया था, तो ये अपने कल्चर को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। लेकिन अगर देखा जाए तो जो रशिया है वो डोमिनेट होता चला जाता है, बाकी के 14 जो रिपब्लिक्स होते हैं ना उनके ऊपर डोमिनेट होता चला जाता है। और यहाँ पे जो बाकी के जो स्टेट्स होते हैं ना, बाकी के जो रिपब्लिक्स होते हैं वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते हैं, सप्रेस्ड फील करते हैं, क्योंकि चलती किसकी थी, रशिया की चलती थी। रशिया जो है वो अपना प्रभुत्व दिखाता था बाकी के 14 रिपब्लिक्स के ऊपर। ठीक है, अगर हम आर्म्ड रेसेस की बात करें तो जो सोवियत यूनियन की आर्मी थी ना वो यूएस से कम नहीं थी, और टाइम टू टाइम जो अपना दबदबा दिखाती रहती थी। लेकिन ये लैग्ड बिहाइंड किस चीज़ में हो जाता है, ये टेक्नोलॉजी के अंदर हो जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट की जो कमी थी वहाँ पे हो जाती है, पावर की कमी, जो संसाधन होते हैं ना उनकी ऊर्जा की कमी हो जाती है, परिवहन में थोड़ा सा ये पीछे रह जाता है। तो अगर कंपेयर किया जाए वेस्टर्न कंट्रीज से तो ये इन चीज़ों में यहाँ पे पीछे रह जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इनकी यहाँ पे होती है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेके। यहाँ पे ये क्या है, अपने सिटीजन्स को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है यहाँ पे लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ता है सरकार के ऊपर, और क्राइसिस जो है यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और 1979 के अंदर क्या है, जो सोवियत यूनियन है ये अफगानिस्तान से वॉर लड़ता है, तो उसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो सोवियत यूनियन के जो लोग थे वो काफ़ी परिश्रमिक थे, काफ़ी मेहनती थे, वो चीज़ तो लगातार बढ़ती है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, पश्चिम देशों के साथ जो इसका रिलेशन है वो टूटता चला जाता है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वो काफ़ी एडवांस थे, तो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे थे, तो ये क्या है लैग बिहाइंड कर जाता है उसकी वजह से। और यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज हो जाती है कंज्यूमर गुड्स की भी। यहाँ पे खाद्यान्न चीज़ों का जो आयात है, जो एक तरीके से इम्पोर्ट है वो बढ़ता चला जाता है, और इम्पोर्ट करने से क्या है पैसे का बहुत नुकसान होता है, तो उसकी वजह से क्या है ये यहाँ पे जो फूड प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और 1907 के दशक में अंतिम वर्षों में जो इसकी व्यवस्था है वो लड़खड़ाने लग जाती है, लेकिन लास्टली क्या है फिर ये स्टैग्नेंट हो ही जाती है, मतलब ठहरी जाती है, स्टेबल हो ही जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, धन्यवाद।